पिछले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके सामने आ गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मींस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। लास्ट वीडियो के अंदर हमने दो प्रकार के बारे में बात करी थी, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र और दूसरा था चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है अचालक गोला। अब अचालक और चालक गोले में अंतर क्या हुआ? चालक गोले के अंदर हमने बात करी थी जैसे ही आप उसको चार्ज देंगे तो सभी चार्ज जो है वो प्रतिकर्षित होकर उसकी सतह पर आ जाते हैं। परंतु यहां पर अचालक गोला क्या होगा कि जैसे ही आप उसको आवेश देंगे, जिस जगह पर आपने आवेश दिया है आवेश वहीं पर विद्यमान हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। वो प्रतिकर्षित होकर ये नहीं कि सतह पर आ जाएंगे, जहां आप उसे आवेश देंगे वो वहीं पर ठहर जाते हैं। जैसा कि मैं आपको समझाता हूं उसके चित्र के अनुसार। मान लीजिए ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में अचालक गोला है, ठीक है, और आपने इसको आवेश दिया और इसका मान लीजिए त्रिज्या जो है वो है कैपिटल आर, जैसे पिछले वीडियो के अंदर हमने लिया था। तो जैसे ही आप इसको आवेश देंगे, आपने क्यू चार्ज इस पर दिया, तो क्यू चार्ज जो है जिस जगह पर आपने दिया वो वहीं पर एकत्रित हो जाता है। देखिए इस तरह से, भाई जहां दे रहे हैं वो मूवेबल तो है नहीं, क्योंकि अचालक गोले के अंदर चार्ज मूव नहीं कर पा रहे हैं, प्रतिकर्षित तो कर रहे हैं, बल तो एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन मूव करने के लिए उनके पास इतना पावर ही नहीं है। ठीक है, अब यहां तक हो चुकी है बात। ठीक है, अब हम क्या करें? जब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी तो अपन पहली बात तो सरफेस तो देखेंगे ही, ठीक है, परंतु यहां गोले की बात कर रहे हैं तो इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा वो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में। अब यहां पर आपने गोले की बात करी है, गोले में सदैव आयतन होता है। क्या होता है बच्चों? आयतन। पिछले वाले में सरफेस एरिया था, ध्यान करना, सरफेस एरिया था गोलीय कोश की स्थिति में। यहां आयतन की बात करेंगे तो आयतन की बात करेंगे तो हम कहेंगे V। बात क्लियर? अब हम आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन में, इसका जो है त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R, और आयतन कितना होता है? 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर है यहां तक? ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, आप याद रखिएगा इसको। अब पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा कि 3 पॉइंट पर हम बात करते हैं, वैसे इसके लिए भी 3 पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट हम यदि लेते हैं, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जब बिंदु कहां स्थित हो? जब बिंदु स्थित हो कहां पर? जब बिंदु R इज ग्रेटर देन R, मतलब गोले से कहां स्थित हो? बाहर स्थित हो। ठीक है, अब ये बाहर स्थित होगा तो इसका चित्र कैसा बने देखते हैं। अभी देखिए यहां से लेकर और यहां तक हमने एक R त्रिज्या की दूरी मान ली है और उसका एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस तरह से समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है, इस तरह से हमने क्या करी, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी इस तरह से। ठीक है, जैसे ही आप इसमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर चुके हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आप देखेंगे कि इस जगह पर आपने एक छोटा सा अल्पांश भाग लिया और वही E इधर काम करेगा और ds जो है वो भी इसी साइड होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश और इस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इनका थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? सेम डायरेक्शन है, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, सेम पहले वाला सही है, ज्यादा कोई अलग नहीं है। क्या चेंजेस होगा वो देखेंगे इसके अंदर। देखिए तो हमने फ्लक्स देखा कि इससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा, वो हो जाएगा E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। ठीक है, यहां पर आया E ds, और इसको अगर हम देखेंगे अगले बात में तो देखिए E इसके लिए समान है, देन इसको निकाला E बाहर और ये हो गया ds, और E यहां पर और ds का क्या हो जाएगा बच्चों? s। बात क्लियर? अब s यहां पर आ चुका है। अब S यहां पर यदि आ चुका है तो यहां तो हम सरफेस एरिया की ही बात करेंगे। भाई यहां तो इसके लिए स्फेरिकल एक तरह का शेल ही बन गया ना ये। भाई आप खुद सोचो कि हमने गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी जो एक बंद पृष्ठ है, और ये जो गोला है ये तो इसके अंदर है, तो इस जगह पर तो हम सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो ये सरफेस एरिया की यदि आप बात करते हैं तो E S की जगह पर आ जाएगा 4 पाई, यहां से लेकर यहां तक एक तरह से त्रिज्या कितनी होगी इसकी? स्मॉल r²। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। बात मेरी एकदम क्लियर होगी आपको? ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ यदि देखें, अकॉर्डिंग
गाउस लॉ, अगर गाउस लॉ के अकॉर्डिंग इसको देखा जाएगा तो क्या होगा? देखिए अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ ये कहता है कि भाई हमारे पास जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये आगे समीकरण नंबर 3, दोनों को बराबर रख लें। तो समीकरण 2 व 3 से, तो 2 और 3 को बराबर रखेंगे तो ये वाला मान आएगा इधर। देखिए E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा? E इज इक्वल टू Q अपॉन में इधर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। शायद मेरे हिसाब से पिछले वीडियो के अंदर भी हमारा ऐसा ही आंसर आया था बाहर की स्थिति में, याद आ रहा है? ठीक है। और इसको यदि मैं अगर लिखना चाहूं तो शायद आपको याद होगा कि Q अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो चलो आपको क्लियर हो गई, क्योंकि पहले वाले की तरह ही था। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझिएगा इसको, यदि इसको इस रूप में लिखा जाता, इस रूप में लिखा जाता जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं Q की वैल्यू निकाल लूं तो यहां से Q की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस पूरे मान को उठाकर इस जगह पर रख दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए E इज इक्वल टू, देखिए Q की जगह ये रख रहा हूं तो सिग्मा इंटू 4/3 और पाई आर क्यूब, और बटे में ये सारे हैं तो बटे में हम इसको रख लें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? अब जो जो कट रहे हैं उनको काट दीजिए। देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी क्या बच गया उसको उतार लीजिए। ठीक है, ऊपर बचा हमारे पास में देखिए सिग्मा, और नीचे बच गया हमारे पास में ये 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ गया आर क्यूब, और ये हो गया आर स्क्वायर। क्या ये मेरी बात एकदम क्लियर है? ठीक है, तो इस रूप में यदि देखा जाए तो ये आंसर आ रहा है सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। और इधर वाले में बात करेंगे तो के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, जैसा लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे कहां पर चलेंगे? पहले हम आ गए बाहर की स्थिति, अब हम चलेंगे उसकी सतह की स्थिति। यहां पर हमारे पास सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, जब बिंदु कहां स्थित हो? R इज इक्वल टू R, यानी कि सतह पर। सेम सा है पहले वाला सही। ठीक है, देखिए अगर सतह पर आ जाएगी स्थिति तो यहां पर हमारे पास में R आ जाएगा यहां पर। ठीक है, और R यदि यहां पर होगा तो हमारे पास में, चूंकि स्मॉल r इज इक्वल टू R है, किसके लिए? सतह के लिए। तो उस कंडीशन में हमारे पास E की वैल्यू के क्यू अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर हो जाती है। क्लियर? और दूसरा रूप जो है या करके हम लिखेंगे तो हमारे पास में फॉर्मूला आ रहा था सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ रहा था आर क्यूब, और बटे में स्मॉल आर स्क्वायर था तो मैं वहाँ कैपिटल आर स्क्वायर कर देता हूँ, और ये आपस में कटेंगे तो ई की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर बच जाएगा केवल आर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो वैल्यूज आपके पास में आएंगी सतह की स्थिति में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा आएगा R इज लेस देन R, यानी कि अंदर। ठीक है, अब अंदर की स्थिति बनेगी तब क्या होगा? अब यहां ये चीज समझने वाली है, देखिएगा ध्यान से इसको। ये है असली इसका चेंज, जो पिछले वाले टॉपिक से चेंज आएगी चीज। ठीक है, देखिएगा यहां पर पॉजिटिव, ये है ऐसे पॉजिटिव, और यहां से लेकर यहां तक है इसका कैपिटल R। क्या मेरी बात एकदम क्लियर? अब हमको अंदर एक यहां से लेकर यहां तक एक R त्रिज्या, यानी कि यहां से लेकर R दूरी मान ली हमने, और इस R त्रिज्या का हमने एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली ऐसे।
समझिएगा ध्यान से बच्चों, अब यहां पर ये चीज चेंज होने वाली है बिल्कुल। जब हमने गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली तो इस समय पूरा का पूरा चार्ज काम नहीं आ रहा है। जब पूरा का पूरा चार्ज काम नहीं आ रहा है तो इसमें काम कौन सा आ रहा है? वो काम आ रहा है केवल इस काल्पनिक पृष्ठ वाला, यानी सिर्फ इस त्रिज्या का जो गोला बना है उस गोले का ही तो आवेश काम आ रहा है यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल आवेश का कितना भाग यहां पर काम आ रहा है वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहां पर हमारे पास में r त्रिज्या के गोले पर या गोले में आवेश की यदि हम बात करेंगे तो देखिए हमारे पास में टोटल आवेश कितना था, Q अपॉन में आप इसको Q डैश कह दें क्या? ठीक है, Q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही थी, सिग्मा इंटू में पाई r क्यूब, यही तो आ रही थी इस Q के लिए। और यदि हम इसके लिए बात करेंगे तो सिग्मा पॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, यही तो बनेगा। देखिए ध्यान से समझिए एक बात को, ये Q इस वाले से आया, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा 4/3 पाई r क्यूब, ये वाली स्थिति। और जब Q डैश है तो Q डैश के लिए तो हमें केवल इतना ही गोला तो चाहिए, तो हमने त्रिज्या को चेंज कर दिया यहाँ पर। क्लियर? अब जो जो चीजें कट रही हैं उसको हटा दो और बाकी का मान निकाल लो। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हुआ, 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया, देखो Q अपॉन Q डैश और ऊपर बच गया हमारे पास में r क्यूब और बटे में बच गया स्मॉल r क्यूब। क्लियर? हमें निकालना है Q डैश जो इस वाले पर स्थित है, आप इसको यहाँ Q डैश लिख लीजिए। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इसको इधर भेज सकते हैं और इधर इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू यहाँ आएगा हमारे पास में r क्यूब बटे में कैपिटल R क्यूब और ये आ जाएगा Q। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या आपने Q डैश निकालना सीख लिया है? क्या आपने Q डैश निकालना सीख लिया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आगे का जो इसमें डेरिवेशन है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो दोबारा एक बार रिपीट करके देखिएगा इसमें हमने किया क्या है। Q आवेश था, उस समय पूरे गोले की बात की गई है, और जब Q डैश लिया तो यहां पर इस R की जगह पर स्मॉल r आ गया है, दोनों का अनुपातिक लिया जिससे हमें मिल गया Q डैश। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगले पॉइंट में मैंने इसी का Q डैश लेकर हम काम करेंगे तो क्या आना चाहिए मान। देखिए यहां तक तो हमने निकाल लिया कि सर ये Q डैश तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा। वैसे ही विद्युत क्षेत्र सेम पहले वाली स्थिति जैसे ही लेना है, ये होगा अपने पास में बाहर की तरफ E और इसका ही E डैश भी इधर ही होगा। तो हमने फ्लक्स की बात करनी है, फ्लक्स में वही E डी एस कॉस 0 डिग्री और E डी एस इक्वल टू E और S। क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, और इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ E और S यानी कि केवल इस वाले के लिए, देन 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, जैसे ही गाउस लॉ की बात करेंगे तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं एक बार साइड में भी लिख देता हूं जिससे हमें आगे काम आएगा, तो उसको यूज ले लेंगे। तो Q डैश इज इक्वल टू हमारे पास आया स्मॉल r क्यूब बटे में कैपिटल R क्यूब इंटू में Q। ठीक है, इसको भी हम काम में ले लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारे पास में क्या आता है बच्चों, वो आता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब देखिए Q यहां पर जो हमने काम में लेना है, इतने की तो बात कर रहे हैं हम, गाउसी पृष्ठ तो इतना ही है, तो गाउसी पृष्ठ है तो यहां पर क्या आएगा, Q डैश। क्लियर है यहां तक? तो Q डैश यदि काम आएगा तो ये Q डैश ये रहा। अब बात क्लियर हो गई होगी, तो दोनों को हम बराबर रख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 ही तो होगी ना यहाँ पर, 1 व 2 से, ये वाली 1 व 2। ठीक है, 1 और 1 2 रख लीजिए इनको बराबर। तो आया E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
सॉल्व कर दें इसको। देखिए E4 पाई आर स्क्वायर और क्यू डैश की वैल्यू रख लीजिए अब यहाँ पर, तो आया आर क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब इंटू में क्यू अपॉन में क्या बचा हुआ है, ये अपने पास एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? इतना होने के बाद इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, जो जो चीज कटती है उनको काट लीजिए। देखिए स्मॉल आर स्क्वायर से यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ बचेगा आर, क्या बचेगा कंप्लीट देखें इसको। देखिए ऊपर बचा है हमारे पास क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया ना यहाँ पर, आराम से करके देखिएगा इसको। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर है हमारे पास में एक स्मॉल आर बचा हुआ और बटे में एक आर क्यूब बचा हुआ। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास में ये ई का मान आता है। ठीक है, अचालक गोले के अंदर स्थिति में देख लो यहां से कितनी चीजें हमें समझनी पड़ी है। एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो गाउसीय पृष्ठ है ये वाला, इसने कितना चार्ज एक्वायर किया हुआ है, वो चीज समझ में आ गई। बाकी तो पहली स्टेप फ्लक्स की ये वाली निकालनी है, दूसरा अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ लगाना है, दोनों को बराबर रखना है, ई का मान आ जाएगा, जनरल सी बात है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना था। ये चीज समझ में आ गई। फॉर्मूला याद रखना इसका, अगर या करके अपन लिखें तो वही बात जो मैं आपको पिछले टॉपिक्स से बताता आ रहा हूं। देखिए यहां आ सकता है के क्यू अपॉन में कैपिटल आर क्यूब और यहां पर स्मॉल आर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आगे विभव का जो चैप्टर आएगा हमारा तीसरा, उसमें ये काम आएगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो बात एकदम क्लियर हो गई होगी। इस तरह से हमारे अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का टॉपिक क्लियर होता है। अब हम लेते हैं पिछले वीडियो का और इस वीडियो का, दोनों का समेशन करके उसके कुछ न्यूमेरिकल, और उनको हम सॉल्व करते हैं कि भाई हमारा ये जो डेरिवेशन वगैरह है, ये फॉर्मूले जो आए हैं, ये काम कैसे आ रहे हैं। तो चलिए उनके न्यूमेरिकल को करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है कि आपके पास में एक गोला है, सॉरी स्फेरिकल शेल है, और इसके ऊपर इस तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उस चार्ज का मान आपको दिया गया है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो r इज इक्वल टू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई यहां तक की बात? और आपसे बोला गया है टू फाइंड, ज्ञात कीजिए क्या, पहला EC अर्थात सेंटर पर इसका E का मान ज्ञात करना है। दूसरा आपसे पूछा गया है E5 पर, यानी कि सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। तीसरा आपसे पूछा गया है E10 सेंटीमीटर और फोर्थ आपसे पूछा गया है E15 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया बच्चों। प्रश्न समझ गए हैं? एक स्फेरिकल शेल आपको दिया गया है, 10 सेंटीमीटर का है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और उस पर चार्ज जो है वो 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। ठीक है, तो आपको सेंटर पे मान निकालना है। देखें तो देखिए आंसर नंबर फर्स्ट के लिए अगर हम देखें तो सेंटर की बात कर रहा है, यानी कि सतह से अंदर की ओर चल पड़े हैं। और गोलीय कोश के लिए सतह से अंदर जाते ही हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है, क्योंकि अंदर चार्ज जो होता है वो 0 होता है। तो अंदर यदि हम बात करेंगे, चाहे वो सेंटर तक पहुंच जाए, तो उस कंडीशन में हमारा जो अंदर जाने के बाद में Q की वैल्यू है वो 0 है। अतः E का मान वहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन आपसे पूछी गई E5 पर। तो E5 जो है इस समय यहां से जब आप अंदर आएंगे तो यहां आएगा ना E5, तो यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो अभी भी अंदर ही है, तो अंदर होगा तो उस समय भी हमारा मान क्या आएगा, 0, बिकॉज चार्ज इज 0 इन द शेल। क्लियर है यहां तक की स्थिति? तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो अब आपसे पूछा है E10 के लिए, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी यहां पर। तो इस कंडीशन में अगर आप बात करें तो सतह पर आ गया, तो सतह के लिए आपके पास में क्या आता है, फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। तो K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁻9
Q का मान है आपके पास में देखिए 1 माइक्रोकूलम, तो 1 गुणा 10 की घात -6, और ये है आपके पास में R, ये है R कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 और ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो ऊपर आया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात -6, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 10 की घात -4। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। अब इसको फटाफट से अपन सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देखिए, इससे ये कटा तो आया 10 की घात -2 बच गया, और यहाँ से ये कटा तो 10 की घात कितना बच गया, 7 बच गया, तो यहाँ हमारे पास में बचा 9 गुणा ये कितना हो गया 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इस तरह से आंसर आपके पास में आ गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथा, वो है 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 सेंटीमीटर के लिए भी फॉर्मूला तो ऐसा सही लगेगा, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, तो 9 गुणा 10 की घात 9, Q की वैल्यू 10 की घात -6 बटे में r स्क्वायर यानी कि 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, और इसको यदि मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा 10 की घात +3, और नीचे आ जाएगा 400 गुणा 10 की घात -4, 20 का स्क्वायर। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें अपने पास में देखो यहाँ से 2 0 कैंसिल हुआ, तो अपने पास बच गया ऊपर 10। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ आ जाएगी, ऊपर बच गया 90 बटे में 4, और ये ऊपर चला जाएगा 10 की घात आ जाएगा +4। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ गया, 4 दूनी 8 बच गया 1, 4 दूनी 8 बच गया, फिर 2 है ना, फिर 2 बच गया, हमारे पास में आया, पॉइंट लगाया, उतारा 0, तो कितना आ गया 4 पंजे 20। ठीक है, गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। तो क्या मेरी बात एकदम क्लियर है। इस तरह से हमारे पास देख लीजिएगा कैलकुलेशन में यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या इसमें हो रहा है। अब इतना आपको समझ में आ गया है कि भाई अगर शेल के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल सही है। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है वो, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है। इस तरह से आपके पास एक शेल दिया गया है और वो ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या तो है, वो है r = 5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ जो चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, और बता रहा है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास में वो आ रहा है 5 गुणा 10 की घात 5 वोल्ट पर मीटर। ओके, और ये आगे बोल रहा है कि केंद्र से, यहाँ केंद्र से आपको, केंद्र से 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है कोई बिंदु P। ठीक है, और वहां पर एक चार्ज रखा है Q0। क्या रखा है, Q0। जैसे इस पे रखा गया है तो इस Q0 की वैल्यू आपको बताई है, वो है 5 गुणा 10 की घात -2 माइक्रोकूलम करके। ठीक है, तो वो कह रहा है कि भाई इसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा वो आपको निकालना है। यहां आपका फोर्स कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। चलिए देख रहे हैं इसको। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे ER के लिए। अगर आप ER की बात करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी पर यानी कि P बिंदु पर हमारा जो मान होगा वो होगा इस प्रकार से KQ/R²। ठीक है, और सतह के लिए अगर आप बात करते हैं तो ES = KQ में R² हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू ली अपन ने। अब हमें क्या निकालना है कि भाई R दूरी पर इस जगह पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, आपस में भाग लगा दिया। भाग लगाते क्या क्या चीजें कट गई, देखो KQ से KQ कैंसिल हुआ, तो ऊपर हमारे पास आ गया ER बटे में आया ES। ठीक है, और ये वाला अब ऊपर चला जाएगा R² और ये R² आ जाएगा नीचे। मेरी बात एकदम क्लियर। तो ये देख रहे हैं हम कि R दूरी पर कितना है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, देन ये बन गया हमारे पास ER R² अपॉन में स्मॉल r², यहां हो गया ES। अब ये सारी वैल्यू अपने पास है, इसको रख देते हैं अपन। देखो R² कितना है, देखिए यहाँ R है ना अपने पास, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो गया
25 और सेंटीमीटर के लिए हम बात करेंगे तो 10 की घात -4, वैसे 10 की घात -2 होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। अब है स्मॉल आर यहां से लेकर यहां तक है, वो है 25, तो 25 गुणा 10 की घात -4 सेंटीमीटर के कारण, और मल्टीप्लाई ES अपने को कितना दे रखा है बच्चों, वो है आपके पास 5 गुणा 10 की घात 5। ठीक है भाई, अब देखते हैं, देखिए ER इज इक्वल टू, इस 25 से ये 25 कैंसिल हुआ, और यहां से अगर इसको काटेंगे तो ये आया 25। क्लियर, तो 1/5 इज इक्वल टू, हमारे पास देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 10 की घात 5। अब यहां से इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आया 0.2 इंटू 10⁵। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ER इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आएगा 10, 10 से ये कैंसिल हुआ, 10 की घात आ गया 4 न्यूटन पर कूलम। ये आया हमारे पास में इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब जब P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आ गया और उस जगह पर ये आवेश रखा हुआ है, तो हमने पिछले वीडियोस के अंदर बात करी थी कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखा होता है तो उस पर बल निकलता है, तो उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q0 और E। ठीक है, तो R दूरी पर हम बात कर रहे हैं, तो ये R लगा दे दोनों के लिए। ठीक है, तो F R इज इक्वल टू Q0 की वैल्यू कितनी है, वो है 5 गुणा 10 की घात -2, और ER की वैल्यू कितनी आई, 2 गुणा 10 की घात 4। ठीक है, यहां तक तो आया एफ आर इज इक्वल टू, देखो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 10 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात 2, इसको अगर और लिख लें आगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 न्यूटन। क्या मेरी बात एकदम क्लियर हुई? इस तरह से इस जगह पर रखा हुआ जो हमारा चार्ज होगा उस पर फोर्स काम करेगा 10 की घात 3 यानी कि 1000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, देखिएगा। इस तरह से आपके पास में एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और यहां पर इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, डाटा अलग है। देखिएगा Q इज इक्वल टू आपको बताया गया है 0.5 माइक्रोकूलम, 0.5 माइक्रोकूलम, और इसकी त्रिज्या आपको दी गई है R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और आपसे क्या कहा गया है, आप ही निकालेंगे बच्चों इसको। ठीक है, EC ज्ञात कीजिए, दूसरा E यहां पर बोला गया है 8 आपको ज्ञात करना है, यानी कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर। तीसरा आपको बोला गया है E इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर, और फोर्थ आपको बोला गया है E इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व आप करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? चौथा क्वेश्चन लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि आपको एक गोला दिया हुआ है इस प्रकार से, और इस गोले पर चार्ज वितरित किए गए हैं इस तरह से। ठीक है, अब चार्ज जो वितरित किए गए हैं और इस गोले की त्रिज्या आपको बताई गई है वो है R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। गोले के केंद्र से R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर, कितने? 20 सेंटीमीटर पर यहां आपका जो E है वो काम कर रहा है 10 वोल्ट पर मीटर करके। इस पॉइंट पर आपका मान है 10 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो उसने क्या कहा कि फाइंड कीजिए 8 सेंटीमीटर पर, कितनी? 8 सेंटीमीटर पर R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर, यानी प्रश्न है बोला गया टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फ्रॉम सेंटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो 8 सेंटीमीटर पर होगा वहां आपको मान ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि देखिए R दूरी पर ये मान आपको दिया हुआ है, तो R की स्थिति के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो R के लिए हमारा आंसर दिया हुआ है 10, K की वैल्यू कितनी? 9 गुणा 10 की घात 9, चार्ज हमें पता नहीं है, R स्क्वायर यानी कि R कितनी दूरी? 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -4। क्या ये बात समझ में आई? 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब यहां पर आप Q की वैल्यू यदि ज्ञात करेंगे तो इन सभी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -4।
अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। क्लियर यहां तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो हमारे पास में क्या क्या आंसर आएगा देखिएगा, यहां पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। तो यहां पर से 10 की घात कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो हमारे पास में ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ तो हो गया 4 और बटे में आ गया 9 और ऊपर हो जाएगा, देखो इसको भेजेंगे ऊपर तो 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 10 की घात -10 हो जाएगा ना, 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब ये 10 की घात -10 हो गया। हमें इसको यदि सॉल्व करना है या इसको आप अपन काम में ले लेते हैं सीधा ही, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें 8 सेंटीमीटर पर निकालना है मान, तो 8 सेंटीमीटर पर यदि मान निकालेंगे तो ई आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर डैश स्क्वायर, डैश मान लीजिए चलो इसको, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर के लिए अगर हम बात करेंगे तो 9 गुणा 10 की घात 9 और क्यू कितना है हमारे पास में 4/9, तो 4/9 गुणा 10 की घात माइनस में 10 और बटे में हमारा क्या है आर कितने दूरी पर बताया इसने 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 गुणा 10 की घात माइनस में 4, ठीक है। कैलकुलेट कर लें इसको, कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में 9 से गया 9, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। और कटने वाला क्या है, यहां से काटेंगे तो 10 की घात माइनस का 6 आ जाएगा और बाकी कुछ है क्या कटने वाला, नहीं, ठीक है। तो ई आर डैश जो कि 8 सेंटीमीटर पे है, तो हमारे पास नीचे तो आ गया 16, ऊपर कुछ नहीं बचा ना, तो यह आया 1/16 मल्टीप्लाई, ऊपर बचा 10 की घात 9 और यहाँ आया 10 की घात माइनस का 6, यही बच रहा है। तो यह आया 10 की घात प्लस का 3, यही बचेगा बच्चों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में यही सवाल जो है वो आप गोले के लिए भी काम में ले सकते हैं। जब अचालक गोले के अंदर की स्थिति की बात होगी तो वहां पर हमारा जो फॉर्मूला होगा आपको याद होगा, अंदर की स्थिति के लिए ई इन अचालक गोले में तो के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू में आर हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। बाकी लगभग जितने भी अपने पिछले 3 पॉइंट पढ़े, एक तो गोलीय कोश, एक पढ़ा हमने चालक गोला, एक पढ़ा अचालक गोला, उनमें लगभग पॉइंट समान है, परंतु एक लास्ट वाला जो अचालक गोले के लिए आता है वो ये चीज थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी एकदम सेम रहते हैं क्वेश्चन, सॉरी अपने जो सूत्र हैं। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन यदि आपको और भी नजर आए तो उनको ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, उसका आंसर जरूर से जरूर हम आपको अगले वीडियो में देंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।